नमस्कार छात्रों, आज मैं आप सभी के सामने उपन्यास कला के तत्वों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जो एमए सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं, उन छात्रों के लिए यह जो विषय है वह अत्यंत उपयोगी होने वाला है। उसका कारण यह है क्योंकि किसी भी उपन्यास में कितने तत्व होते हैं, अर्थात उपन्यास में कितनी बातों का होना अत्यंत ही आवश्यक है और कौन सी बातें उपन्यास को अत्यंत ही सार्थक बनाती हैं, कौन कौन से वे तत्व हैं, कौन कौन से वे गुण हैं जो एक अच्छे उपन्यास में होने चाहिए। यदि उन गुणों की उपस्थिति नहीं है उपन्यासों में तो वे उपन्यास अच्छे उपन्यास क्यों नहीं हैं। इनका आकलन करने का माध्यम केवल यही तत्व होते हैं। आप जानते हैं कि आधुनिक युग में उपन्यास अंग्रेजी के नॉवेल के पर्याय के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। यह जब से उपन्यास का प्रयोग नॉवेल के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा तब से उपन्यासों की विशिष्टता और बढ़ गई, क्योंकि उससे पूर्व जो संस्कृत साहित्य में लिखे गए विस्तृत कथानक से युक्त उपन्यास थे वो उपपति बृहत्तम अर्थात हमेशा विद्वतापूर्ण बातें करने वाले थे और उनमें किसी विशिष्ट राजा और विशिष्ट व्यक्ति को लेकर कहानियाँ होती थी। किंतु जब से नॉवेल के अर्थ में उपन्यासों का प्रयोग हुआ तो उपन्यास के नायक के रूप में कोई भी व्यक्ति आ सकता है, चाहे वह उपन्यास में एक मजदूर हो, चाहे वह उपन्यास में एक राजा हो। अर्थात उपन्यासों का नायक कोई भी बन सकता है। आधुनिक उपन्यासों का नायक वह एक मजदूर भी हो सकता है, उपन्यास का नायक एक भिखारी भी हो सकता है, एक लेखक भी हो सकता है, एक राजनीतिज्ञ भी हो सकता है, एक डॉक्टर भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, वैज्ञानिक भी हो सकता है। अर्थात आज उपन्यासों का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो चुका है। उपन्यासों में आज नवीन नवीन कलाओं का संचार हो रहा है। उपन्यास एक नवीन जीवन दृष्टि को नया रूप दे रहे हैं। उपन्यासों के लघु संस्करण के रूप में कई गद्य विधाओं का प्रचलन हो चुका है। जैसे उपन्यासों का लघु रूप ही कहानी है। कहानी अब उपन्यासों का अत्यंत लघुतम रूप आप कह सकते हैं कि एकांकी है या शॉर्ट स्टोरी जिसे आप कहते हैं। एकांकी नाटक का अंग बन गई और कहानी का अंग लघु कहानी, लघु कथा जिसे हम कहते हैं वह बन गई। तो जिसका क्षेत्र व्यापक होता है उसी के कई अंग निकलते हैं। जैसे वह देश बहुत विस्तृत होता है, बहुत बड़ा होता है, जिस देश के नागरिक या जिस देश की बात पूरे विश्व में की जाए। भारत विश्वगुरु कब था? जब भारत की शिक्षा, सभ्यता, संस्कृति की बात पूरे विश्व में की जाती थी। अंग्रेज कब विश्वगुरु बने? जब अंग्रेजों की शिक्षा और राजनीतिक व्यवस्था को पूरे विश्व ने लगभग अपना लिया है, तब वे कहे गए। उसी तरह से उपन्यास भी विकसित हुए। तो उपन्यासों की कला को लेकर उपन्यासों के लघु संस्करण प्रचलित हुए जिसे कहानी कहा गया, और कहानी का भी लघु संस्करण जब प्रकाशित हुआ तो उसे लघु कथा या शॉर्ट स्टोरी कहा गया। तो आज के समय में इन उपन्यासों की कला को समझने के लिए, क्योंकि क्षेत्र व्यापक है तो जिसका क्षेत्र बड़ा होता है उसके चरित्र पर प्रकाश डालने के लिए कि क्या उपन्यास है और क्या उपन्यास नहीं है, इसका आकलन हम कैसे करेंगे। इसे समझने के लिए विविध विद्वानों ने उपन्यास कला के विभिन्न तत्व निर्धारित किए
हैं, जिनमें 7 तत्व मुख्य हैं। पहला कथा वस्तु, दूसरा पात्र और चरित्र चित्रण, तीसरा कथोपकथन और संवाद, चौथा भाषा शैली, पांचवा देश काल और वातावरण, छठा शीर्षक, सातवां उद्देश्य और आठवां निष्कर्ष या समाप्ति। इस तरह से 8 तत्वों की चर्चा विविध विद्वानों ने की है। अब कुछ विद्वानों ने उपन्यास कला के 6 ही तत्व निर्धारित किए हैं, कुछ विद्वानों ने 7 तत्व निर्धारित किए हैं और कुछ ने 8 तत्व निर्धारित किए हैं। सबके उपन्यास कला के तत्वों में कुछ में जैसे कथा वस्तु हो गई, पात्र और चित्रण हो गया, कथोपकथन और संवाद हो गया, भाषा शैली हो गया, उद्देश्य और निष्कर्ष हो गया। कुछ विद्वानों के अनुसार कथा वस्तु, पात्र चित्रण, कथोपकथन संवाद, भाषा शैली, देश काल वातावरण, शीर्षक तक ही उन्होंने अंत कर दिया है। तो एक बात सब में निष्कर्षात्मक रूप में आती है कि इन 8 तत्वों को सभी ने उपन्यासों में होना आवश्यक माना है। यदि ये 8 तत्व उपन्यास में नहीं हैं तो आप उसे उपन्यास नहीं मान सकते हैं। अर्थात जैसे आदमी हैं, जैसे छात्र हैं, तो छात्र के भी कुछ गुण माने गए हैं, कुछ तत्व माने गए हैं कि छात्र में कौन कौन से तत्वों का होना अनिवार्य है। तो उसके लिए संस्कृत में एक श्लोक कहा गया है कि काकचेष्टावको ध्यानम स्वान्निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, कि जो छात्र होता है उसे उसके अंदर कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, बात को जानने की इच्छा होनी चाहिए, बकुले की तरह, वक की तरह ध्यान होना चाहिए कि एकदम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। प्रतिदिन वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर एक एक कदम आगे बढ़ाते जाना चाहिए कि प्रतिदिन उसे कुछ न कुछ पढ़ते रहना चाहिए। और कुत्ते की तरह सोना चाहिए कि छात्र को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए, उसे कम से कम समय तक सोना चाहिए और जहाँ तक संभव हो छात्र की जो नींद हो वह कुत्ते की तरह कि अगर थोड़ी सी भी आहट लगे तो वह तुरंत उठकर खड़ा हो जाए। अल्प अर्थात उसे भोजन कम मात्रा में करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा भोजन खाएंगे उतनी ही नींद आएगी छात्रों आप सभी को। घर का त्याग करना चाहिए। अब घर के त्याग से मतलब ये है कि घर के जो भी क्रियाकलाप हैं, पारिवारिक जो क्रियाकलाप हैं, उनसे आपको दूर रहना चाहिए कि कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कैसे जीवन जी रहा है। छात्रों को केवल अपने से मतलब रखना चाहिए, परिवार के लोगों से केवल इतना मतलब रखना चाहिए कि वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, न तो परिवार के साथ किसी भी लड़ाई झगड़े में भाग लेना चाहिए। इस तरह के कार्यों में बिल्कुल भी भाग नहीं लेना चाहिए। ये यहाँ बताया जा रहा है कि गृह त्यागी अर्थात घर का त्याग करने से नहीं, जो घर के समस्त कार्य हैं उनसे दूर रहना चाहिए यदि आप विद्यार्थी हैं, क्योंकि घर के कार्यों में यदि आप रुचि लेंगे तो आप जब पढ़ने आएंगे तो आपका मन यहाँ नहीं लगेगा, आपका मन घर के कार्य में होगा कि घर चलेंगे तो जल्दी जल्दी हमें इस कार्य को
करना है, यहाँ से जाकर बाजार में सब्जी इत्यादि लेनी है, जैसे कॉलेज से लौटने लगेंगे, तो उन कारणों से यह कहा गया है। 5 तत्व विद्यार्थी के निर्धारित किए गए हैं, उसी तरह से उपन्यास के भी 8 तत्व निर्धारित किए गए हैं। छात्र में 5 तत्व, उपन्यास में 8 तत्व। पहला तत्व क्या है? कथा वस्तु। उपन्यास की जो कथा वस्तु होती है वही उपन्यास को सफल बना सकती है, क्योंकि यह उपन्यास की कहानी का प्राण होती है। इसी आधार पर, उपन्यास के आधार पर ही, अर्थात कथा वस्तु, उपन्यास की जो कथा वस्तु होती है इसकी आधार भूमिका प्रारंभ से लेकर अंत तक विवरण प्रस्तुत करने का कार्य कौन करता है? तो उपन्यास करते हैं। कथा वस्तु के माध्यम से ही उपन्यास की कहानी आगे बढ़ती है। उपन्यास में कथा वस्तु यदि न हो, कहानी का एक निश्चित सारांश न हो, तो कहानी, उपन्यास एक सफल उपन्यास नहीं हो सकता है। कथा वस्तु को अन्य नामों से भी जानते हैं। कथा वस्तु को कथानक भी कहते हैं और कहानी का, उपन्यास का सारांश भी कहते हैं। तो आप समझ लेंगे, कभी कभी पूछ लेता है कि उपन्यास के सारांश के बारे में बतलाइए या उपन्यास के सारांश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो उस समय आप समझ लीजिए कि कथा वस्तु, कथानक या उपन्यास के सारांश पर ही चर्चा की जा रही है। तो जो उपन्यास का सारांश होता है, वह जो सारांश उपन्यास का कथानक होता है वह अत्यंत ही वैज्ञानिक होना चाहिए। उपन्यास की कथा वस्तु प्रत्येक घटना के आने के पूर्व घटना का पूरा विवरण कहानी में या उपन्यास की कहानी में प्रस्तुत करती है। कथानक जो होता है उपन्यास का, इसमें कथानक का प्रारंभ, मध्य और अंत तीनों ही आकर्षक होने चाहिए। अब कथानक उपन्यास का कैसा होने चाहिए? उसमें नवीनता, उपन्यास के कथानक में निम्न गुणों का होना अत्यंत ही आवश्यक है। नवीनता हो और संभाव्यता, सुगठितता, व्यवहारिकता, सरलता और शुद्ध शब्दावली का प्रयोग उपन्यास की कथा वस्तु में होना चाहिए। अब नवीनता क्या है? आपके मन में ये प्रश्न बनेगा। देखिए, अगर आपसे पूछ लेता है प्रश्न कि उपन्यास के कथानक में कौन कौन से गुणों का होना अनिवार्य है, बतलाइए, तो आप निम्न गुणों का विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं कि कहानी में निम्न गुणों का होना अत्यंत ही आवश्यक है। तो पहला गुण क्या है? जो कथानक हो उपन्यास का, उसमें नवीनता होनी चाहिए। नई नई बातों का समावेश उपन्यास में हमेशा कवि को और उपन्यास के लेखक को अवश्य करना चाहिए। नवीनता जब होगी तभी तो उपन्यास एक श्रेष्ठ उपन्यास बन सकता है। यदि नवीनता उपन्यास में नहीं होगी तो उपन्यास सरल, सहज, प्रवाहमयी, भावोत्पादक नहीं हो सकता है। जब नवीनता होगी तो नवीन कहानी उपन्यास की, तभी तो पाठक उसे पढ़ने में रुचि लेगा। यदि पाठक ने उपन्यास को पढ़ना शुरू किया और उसने पाया कि अपने से पूर्व में, इस उपन्यास से पूर्व में उसने जो उपन्यास पढ़ा था उसी उपन्यास की हूबहू कहानी इस उपन्यास में भी है, तो क्या वह उस उपन्यास को पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। क्यों नहीं पढ़ेगा? क्योंकि नवीनता नहीं है। उपन्यास जब आप सब देखे होंगे छात्रों, तो उपन्यास के ठीक प्रारंभ में
उस उपन्यास का कथानक दिया होता है या उपन्यास का सारांश दिया होता है कि किस आधार पर उपन्यास पढ़ाया जा रहा है या उपन्यास का कथानक क्या है, उपन्यास की कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है। तो प्रारंभ को पढ़कर ही नवीनता न प्राप्त होने पर कोई भी पाठक उस उपन्यास को नहीं पढ़ेगा, अर्थात हमेशा नवीन कल्पना का समावेश उपन्यास के कथानक में होना चाहिए। दूसरी जो बात है वह क्या है, संभाव्यता। जो घटनाएं घटित हों उपन्यास में, उनमें उन घटनाओं के घटित होने का कारण होना चाहिए, क्योंकि बिना कारण के यदि घटनाएं घटित होंगी तो वो पाठक के लिए अरुचिकर होंगी। जैसे राम पर कहानी लिखी जा रही है, तो राम का यदि वनगमन है तो राम का वनगमन कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, कैकेयी ने वर क्यों मांगा, तो उसके लिए प्राचीन की एक कथा दशरथ की, कि जब दशरथ जी कैकेयी नामक नगर में युद्ध करने के लिए सहस्त्रार्जुन से गए थे, तो वहाँ पर कैकेयी ने राजा दशरथ की जान बचाई थी। तो दशरथ ने 2 वर मांगने के लिए कहा था वहाँ, तो वो वर मांगने का समय कैसे आया, यह कहाँ से आएगा, संभाव्यता से, कि पहले ऐसी बात उपन्यास में घटाई जाए कि घटना सही सिद्ध होने लगे, कि पाठक को ये न लगे कि यह घटना अचानक ही घट गई, घटना के घटित होने से पूर्व क्या बात थी, इस बात का विवरण उपन्यास के कथानक में होना चाहिए। अगली बात क्या होनी चाहिए, सुगठितता। उपन्यास की कहानी एक दूसरे से सदैव जुड़ी होनी चाहिए। जैसे राम के चरित्र पर यदि उपन्यास लिखा जा रहा है तो राम गुरुकुल कैसे गए, गुरुकुल में शिक्षा लिया, तो उन्होंने ताड़का का वध कैसे किया, फिर इसके बाद राम और सीता का मिलन कैसे हुआ, ये कहानी धीरे धीरे आगे बढ़नी चाहिए। सुगठितता यानी क्रमवार कहानी बढ़नी चाहिए। ऐसी कहानी न हो कि पहले राम का वनगमन हो जाए, बाद में राम के बचपन की बात कही जाए, ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। जो उपन्यास शुरू हो तो उपन्यास में जब राम का जन्म हो, फिर धीरे धीरे जैसे वे बड़े होते जाएं, वैसे ही कहानी, अब उपन्यास की कहानी अपने गठन के अनुसार आगे बढ़ती जानी चाहिए। अगली बात क्या हो, व्यवहारिक हो। उपन्यास व्यवहारिकता पर जोर देना चाहिए। केवल अपनी बोली, अपना राग नहीं अलापना चाहिए। वह उपन्यास का जो कथानक हो वह अपने साथ दूसरे उपन्यासकार और दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को जोड़ता रहे। पाठक के व्यवहार और उपन्यास के पात्र के व्यवहार में समानता ज्ञापित करे, कि जब उपन्यास को पाठक पढ़े तो वह उपन्यास को पढ़कर पाठक अपनी भावनाओं को पाठक की भावनाओं से जोड़ ले, राम के दुख में दुखी हो और राम के सुख में प्रसन्न हो, इस तरह की भावना आ जानी चाहिए। अर्थात व्यवहारिक भी होना चाहिए उपन्यास। अब उपन्यास में यदि कोई भी ऐसी स्थिति, ऐसी घटना घटित हुई है जो अव्यवहारिक हो, अमर्यादित हो, अर्थात मर्यादा का उल्लंघन करने वाली जो बात हो, वो उपन्यास में घटित नहीं होनी चाहिए। केवल मर्यादा में रहकर उपन्यास की घटनाओं का संयोजन उपन्यासकार को करना चाहिए। अगली बात क्या होनी चाहिए उपन्यास के कथानक में, सरलता होनी चाहिए। उपन्यास सरल हो, सहज हो, प्रवाहमयी हो और अत्यंत ही सरल शब्दों में अपनी बातों को स्पष्ट करने में सहायक होना चाहिए। ये गुण होना चाहिए। अगला क्या हो, शुद्ध शब्दावली।
उपन्यास जो पाठक पढ़ रहा है उसके लिए लेखक को यह चाहिए कि वह शुद्ध शब्दावली का उपयोग करे, क्योंकि जब उपन्यास को कोई भी पाठक पढ़ता है तो जिन शब्दों का प्रयोग उसने पहले नहीं किया था या पहले वह जिन शब्दों का उपयोग नहीं किया था, जिन शब्दों को पाठक नहीं जानता था, उनका ज्ञान भी वह करवाते रहे। और अशुद्ध जो शब्द हैं उन शब्दों में शुद्धता भी पाठक कर सके, अर्थात अशुद्ध शब्दों का जो वह उच्चारण कर रहा था या अशुद्ध शब्द का प्रयोग कर रहा था, उपन्यास में शुद्ध शब्दावली आने से वह शुद्ध शब्द का प्रयोग करना शुरू कर देता है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, वो कैसे, जैसे कि हम सब जहाँ हैं वहाँ पिछले साल की बातों को हम कहते हैं कि अगले साल हमारे यहाँ ऐसा हुआ था, जबकि हमारे यहाँ पिछले साल वह घटनाएं घटित हुई थी, लेकिन हम क्या कहते हैं, अगले साल हुआ था। तो उपन्यासकार जब शुद्ध शब्दावली का उपयोग करेगा तब वह पिछले और अगले साल में जो उस उपन्यास को पढ़ने वाला पाठक है वह पिछले साल को पिछला साल कहेगा और अगले साल को अगला साल कहेगा। नहीं तो जनता में पिछले साल को भी अगला साल कहने की प्रवृत्ति है और अगले साल को तो अगला साल कहते ही है। ये जो प्रवृत्ति है शुद्ध शब्दावली के प्रयोग से उपन्यास में यदि शुद्ध शब्दावली का प्रयोग हुआ है तो यह जो अशुद्धता है वह दूर हो जाती है। इन बातों का प्रयोग उपन्यास के कथानक में होना अत्यंत ही आवश्यक माना जाता है। अब उपन्यास में कथानक तो मान लीजिए आकर्षक कथानक हो गया। कथानक जो उपन्यास का हो, 3 बातों का कथानक में 3 कथानक के जो अंग हैं मैं उनकी चर्चा आपसे करना चाहूँगा। वो तो गुण थे कि इतने गुण अवश्य आ जाने चाहिए, चाहे सरलता हो, सहजता हो, संभाव्यता हो, कहानी में सुगठितता हो, नवीनता हो, रोचकता हो। ये तो गुण हैं कि इन गुणों का अगर कथानक में समावेश है तो कथानक आकर्षक हो जाएगा। लेकिन 3 जो तत्व है, 3 जो प्रकार हैं वो कैसे होने चाहिए? 3 प्रकार यह है कि उपन्यास की कहानी का जो प्रारंभ है वह कैसा हो, आकर्षक हो और प्रभावोत्पादक हो। उपन्यास का मध्य क्या हो, विस्तृत हो। जब उपन्यास धीरे धीरे आगे बढ़े तो उसमें कई घटनाएं घटित होती जाएं और वह घटनाएं विस्तृत होती जाएं। जैसे मैंने आपको राम की कहानी बताया, तो राम की जो कहानी है कि राम का जब जन्म हो गया तो राम के माध्यम से दशरथ का चरित्र चित्रण, तीनों माताओं का, कौसल्या, कैकेयी, सुमित्रा का चरित्र चित्रण, फिर गुरु वशिष्ठ का चरित्र चित्रण, वशिष्ठ के माध्यम से जनक जी का चरित्र चित्रण, अर्थात प्रारंभ राम से हुआ लेकिन विस्तार कैसे हो गया, पूरा लंबी कहानी की अयोध्या से लेकर जनकपुर तक, मिथिला तक, जिसे जनकपुर को मिथिला भी कहते हैं, तो मिथिला तक अर्थात बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों को जोड़कर फिर इसके बाद और कैसे विस्तृत हुई कहानी। राम को वनवास हो गया, चित्रकूट का विवरण आ गया, दक्षिण भारत का विवरण आ गया, तमिलनाडु तक, फिर उसके बाद श्रीलंका का विवरण आ गया। अर्थात धीरे धीरे विस्तार लेती गई कहानी और विस्तार लेकर रावण से युद्ध होना, विशाल सेना का निर्माण, फिर राम का अयोध्या वापस आना, घटनाएं अब मध्य जब विस्तृत हो गया तो अंत कैसा होना चाहिए, निष्कर्षात्मक और उद्देश्य पूर्ण। उपन्यास का जो अंत हो वह निष्कर्षात्मक हो, उन उपन्यासों का निष्कर्ष निकलना चाहिए, अच्छी बातों का समावेश उपन्यास में होना चाहिए। निष्कर्षात्मक अर्थात जब वह कहानी उपन्यास की समाप्त हो तो
उस कहानी का निष्कर्ष यह निकले कि अब जैसे राम की कहानी पढ़ते हैं हम, यदि उपन्यासों में उसका चित्रण हो तो उसका निष्कर्ष यह निकलेगा कि जीवन भर हमें अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। कोई हमारे साथ बुराई करे तो हमें बुरा नहीं करना चाहिए, हमें उसके बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर बुराई कोई हमारी कर रहा है तो वह यह हमें समझता है कि हम उससे अच्छे हैं। तो कहानी का, उपन्यास की कहानी का जो अंत हो वह निष्कर्षात्मक होना चाहिए और एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति। निश्चित उद्देश्य अर्थात हमें राम की तरह जीवन व्यतीत करने के लिए उपन्यास प्रेरित करना चाहिए। इस तरह की बात उपन्यास में आ जानी चाहिए। उपन्यास के कथानक में इन 3 बातों का होना अत्यंत ही आवश्यक है। फिर इसके बाद कथा वस्तु के बाद पात्र और चरित्र चित्रण, यह उपन्यास का दूसरा प्रमुख तत्व है। बिना पात्रों के तो उपन्यास की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अब जैसे बारात जा रही हो और बारात में बिना दूल्हे और बिना बाराती के, क्या आप उसे बारात कह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कह सकते। जब दूल्हा भी नहीं होगा तो बारात कैसी होगी? उसी तरह से उपन्यास हो और उसमें पात्र ही न हो तो घटनाएं कैसे आगे बढ़ेंगी? घटनाओं का योग आप कैसे करेंगे? और चरित्र चित्रण, अगर पात्र भी मान लीजिए आ गए और पात्रों के चरित्र पर प्रकाश ही नहीं डाला गया तो घटनाएं घटित होकर आगे कैसे बढ़ेंगी? उपन्यास की कथा को मध्य कैसे और विस्तार कैसे मिलेगा? वह पात्र और चरित्र चित्रण के माध्यम से ही सहायक है। पात्र और जब उनके चरित्र का सही मूल्यांकन किया गया होगा तभी वह घटनाएं अच्छे से घटित हो सकेंगी और पात्रों के चरित्र के आधार पर घटनाएं आगे आसानी के साथ बढ़ती चली जाएंगी। तो छात्रों, आप एक बात मान करके चलिए कि बिना दूसरा जो उपन्यास का तत्व है या ये जो 6-8 तत्व हैं, बिना 8 तत्वों के उपन्यास की रचना संभव ही नहीं है। पात्र और चरित्र चित्रण के बिना उपन्यास अधूरा होता है। पात्रों में 3 तरह के पात्र प्रायः उपन्यास में बताए गए हैं कि 3 तरह के पात्रों का संयोजन किया जाना चाहिए। एक नायक, एक प्रतिनायक और तीसरे सहायक। जो पात्र हो उपन्यास में वो 3 तरह के हों। नायक अर्थात जो उपन्यास लिखा गया हो उसमें उपन्यास का कोई न कोई नायक होना चाहिए जो घटनाओं को आगे बढ़ाता चले। प्रतिनायक और नायक के ठीक विपरीत कार्य करने वाला प्रतिनायक भी होना चाहिए। और इसके अलावा सहायक, नायक के कुछ संबंधी, माता पिता और इसके अलावा भाई और उसके अलावा नायक के मित्र, नौकर चाकर इत्यादि जो सहायक हों नायक के चरित्र के विकास में, और प्रतिनायक के चरित्र के विकास में भी प्रतिनायक के माता पिता, भाई बंधु, नौकर चाकर इत्यादि का विवरण भी होना आवश्यक है। 3 तरह के पात्रों की योजना आलोचकों ने निर्धारित की है। अब नायक के भेदों के लिए मैंने आपको काव्य शास्त्र में पढ़ा दिया था कि नायक 3 तरह के होते हैं, धीरोदात्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। धीरो, ये जो मैंने आपको बताया था वहाँ पर चर्चा हुई थी। तो यहाँ मैंने आपको केवल इतना बता दिया कि नायक किसे कहते हैं और प्रतिनायक किसे कहते हैं और सहायक कौन कौन से होते हैं उपन्यास के। अब इसके बाद
पात्र तो हो गए, अब पात्रों का चरित्र चित्रण कैसा हो। उपन्यास में चाहे नायक हो चाहे प्रतिनायक हो, दोनों का चरित्र चित्रण अत्यंत ही विस्तृत होना चाहिए, और उसके साथ जो उपन्यास के सहायक हैं उनका भी चरित्र चित्रण विस्तार से होना चाहिए। जैसे अगर राम हैं तो राम के पुत्र अगर लवकुश हुए तो उनका भी विस्तार से वर्णन होना चाहिए, और राम के ही भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सबका अत्यंत ये इनका भी, राम की पत्नी सीता का भी विस्तृत चित्रण हुआ, हनुमान का भी विस्तार से चित्रण होना चाहिए, और अन्य पात्रों का भी अत्यंत विस्तृत ढंग से उनके चरित्र पर उपन्यासों में प्रकाश अवश्य डालना चाहिए। कथोपकथन और संवाद। अगली जो बात है, उपन्यास लिखने में और उपन्यास को उपन्यास मानने में जो अगला बात होना चाहिए वह है कथोपकथन और संवाद। पात्रों की जो परस्पर बातचीत होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कथोपकथन या संवाद हम कहते हैं। तो जो पात्र हों तो पात्र बातचीत परस्पर जब करते हैं तो बातचीत कैसी होनी चाहिए उपन्यासों में, वह अत्यंत ही सार्थक होनी चाहिए, प्रवाहमयी होनी चाहिए, और पाठक के हृदय में सदैव उत्सुकता बनाए रखने के लिए उपन्यासकार को एक सबल और आकर्षक संवाद का निर्माण करना चाहिए। यदि उपन्यास की कहानी में कथोपकथन न होकर केवल वर्णन हो तो पात्र अव्यक्त हो जाते हैं और उपन्यास की रोचकता और सजीवता नष्ट हो जाती है। कथोपकथन उपन्यास के कथा की गति को आगे बढ़ाता है और पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट भी करता है। कथोपकथन का आरंभ ऐसा हो जैसे नदी में लहरों की गति, जिसके माध्यम से पाठक उत्तरोत्तर कहानी को पढ़ने के लिए लगातार अपनी आकांक्षा और अपनी उत्सुकता को बनाए रखे। बिना पात्रों के सफल संयोजन के उपन्यास की कहानी में विशेषता नहीं आ सकती है। उपन्यास की कहानी सबल और श्रेष्ठ नहीं बन सकती है। उपन्यास सार्थक नहीं हो सकता है। उपन्यास प्रवाहमयी नहीं हो सकता है। उपन्यास रोचक नहीं हो सकता है, अर्थात इन गुणों का ह्रास हो जाता है उपन्यास में। इस तरह से छात्रों, जो दूसरी विशेषता है उपन्यास की, पात्र और चरित्र चित्रण, यह भी उपन्यास को एक सफल उपन्यास बनाने में अत्यंत ही सहायक होता है। उपन्यास में कथा वस्तु भी हो गई, पात्र और चरित्र चित्रण भी किया जा चुका, एक सफल संवाद योजना भी बनाई जा चुकी। यदि कहानी में उपन्यास के भाषा और शैली श्रेष्ठ नहीं बन रही है तो क्या उपन्यास एक श्रेष्ठ उपन्यास बन पाता है? बिल्कुल नहीं। बिना भाषा के तो उपन्यास की रचना ही संभव नहीं है। बहुत आपके पास, आपने बहुत पात्रों का संयोजन कर दिया, कहानी एक अच्छी सी कहानी ले ली, अच्छे संवाद की योजना भी आपने प्रस्तुत कर दी, लेकिन यदि भाषा शैली सही नहीं है तो क्या कोई पाठक उस उपन्यास को पढ़ेगा क्या, जिसमें व्याकरण का कोई सफल सहयोग न हो, व्याकरण के साथ साथ भाषा की गरिमा का न ध्यान रखा गया हो। भाषा किसे कहते हैं?
मुख से उच्चरित शब्दों के सुंदर, सफल और सार्थक संयोजन को भाषा कहा जाता है। अब भाषा के विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, बस इतना आप समझिए, मुख से उच्चरित होने वाले, मुख तंत्री से नादमय जो वाक्य निकलते हैं, जो ध्वनि निकलती है, उसे समष्टि रूप से हम भाषा कह सकते हैं। भाषा एक दूसरे से संचार का और अभिव्यक्ति का माध्यम है। और शैली क्या होती है? लिखने का जो ढंग होता है, या लिखने की टाइटल अंग्रेजी में, लिखने के ढंग को हम शैली कहते हैं। उपन्यास में भाषा और शैली की सुंदर योजना की भी बात विविध विद्वानों ने की है कि भाषा शैली अत्यंत ही सरल, सहज, प्रवाहमयी और ओजपूर्ण होनी चाहिए। भाषा में कौन कौन से गुण होने चाहिए? भाषा के व्याकरण का ध्यान रखा जाना चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, भाषा प्रवाहमयी होनी चाहिए। इन गुणों का होना अत्यंत ही आवश्यक है। भाषा शैली सहज हो, अर्थात जो अत्यंत ही सरलता के साथ समझ में आए, सरल हो, जो बिल्कुल भी कठिनाई जिनमें न हो, ऐसी भाषा हो, प्रवाहमयी हो, लगातार सतत कहानी आगे बढ़ती रहे उपन्यास की, एक ही बात पर न आधारित हो उपन्यास, लगातार कहानी में परिवर्तन हो, कहानी मोड़ लेती रहे, एक, ताकि जो पाठक है वह अपने मन में जिज्ञासा बनाए रखे कि अब उपन्यास की कहानी में आगे क्या होने वाला है। प्रवाहमयी हो, ओजपूर्ण हो, अर्थात ओज गुणों से यदि पाठक उस कहानी को पढ़ रहा है तो प्रेरित होकर नवीन बातों को वह धीरे धीरे समझता रहे, नवीन बातों के विधान पर वह आगे बढ़ता रहे। यदि नवीन बातें हैं तो उस उपन्यास में अच्छे से पाठक को समझ में आती रहनी चाहिए। अब भाषा तो हो गई, भाषा, व्याकरणिक भाषा का भी उपयोग कर लिया गया सब कुछ। शैली कैसी होनी चाहिए? तो लिखने का ढंग जो होता है उसे हम शैली कहते हैं, लिखने की टाइटल जिसे आप कह सकते हैं। तो शैली, उपन्यासों की शैलियाँ मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं विद्वानों के अनुसार। वैसे तो व्यास शैली, हास्य और व्यंग प्रधान शैलियाँ अन्यत्र आती हैं, लेकिन उपन्यास क्योंकि विस्तृत होता है तो विस्तृत उपन्यास में निम्न 4 शैलियों को लेकर ही अपनी बातों का समावेश पाठक कर पाता है और अपनी बातों को वह समाहित कर पाता है। जैसे आप केवल एक छोटे से शब्द में समझने का प्रयास करेंगे तो वह यह है कि लिखी गई बात का व्यवहारिक और सुंदर चित्रण है तो पाठक जल्दी से उस बात को समझता है और उसका अनुकरण करता है। यदि लिखने का जो ढंग है वह यदि कठिन है तो पाठक को लिखने में थोड़ी थोड़ी परेशानी, लिखने में, पढ़ने में और उस उपन्यास को समझने में बड़ी कठिनाई होती है। जैसे छात्र, आप सब जो छात्र पढ़ रहे हैं उन्हें लिखने में परेशानी कब होती है? जब सही भाषा का उपयोग नहीं किया जाता है। पढ़ने में परेशानी कब होती है? जब कठिन शब्दावली होती है और उत्सुकता और रोचकता, सरल ढंग से जो लेखन होता है हम उसे पढ़ते हैं तो अत्यंत चमत्कृत हो उठते हैं। तो लिखने का ढंग उपन्यास का 4 तरह का होता है। पहली शैली होती है विचारात्मक शैली, अर्थात इसमें भाव और विचार, बहुत ही विचारों का ऐसा सुंदर संयोग होता है कि पाठक अपना ध्यान
उपन्यास के पात्र के ध्यान के ऊपर केंद्रित कर लेता है। भावात्मक शैली कैसी होती है? पाठक अपनी भावनाएं उपन्यास की भावनाओं से जोड़ लेता है और कहानी को अच्छे से पढ़ता है। विवरणात्मक शैली कैसी होती है कि यह ऐसी शैली होती है जिसमें किसी स्थान विशेष का व्यापक चित्रण प्रस्तुत किया गया हो। और गवेषणात्मक शैली कैसी होती है कि किसी स्थान की उपन्यास में किसी नवीन खोज, नवीन अन्वेषण या मानव के चंद्रमा तक पहुंचने की बात का चित्रण इस शैली के अंतर्गत किया जाता है। फिर इसके बाद छात्रों देखिए देश, काल और वातावरण। वैसे तो बिना देश, काल और वातावरण के किसी भी घटना का चित्रण होना अत्यंत ही दुरूह हो जाता है। बिना देश, अब आप ये समझिए कि देश और काल किसे कहते हैं? देश उसे कहते हैं जहाँ पर पात्र रहता है। कहानी में जो उपन्यास की कहानी में संपन्न हुई घटनाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है? देश। और संपन्न घटनाओं के समय को काल कहा जाता है। वातावरण अर्थात घटित हुई घटनाओं का पर्यावरण से क्या संबंध है, अर्थात अगल बगल का जो परिवेश है वह कैसा है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि देश और काल से ही वातावरण का निर्माण होता है। तो देश, काल और वातावरण उपन्यास की सफलता और असफलता का निर्माण करते हैं। यह उपन्यास का मेरुदंड होता है। देश काल से ही उपन्यास के कहानी को यथार्थता की सीमा तक पहुंचाया जा सकता है। देश और काल जादूगर के समान होता है। यह अपनी काल्पनिक दुनिया में सबको रुलाता है और अपनी काल्पनिक दुनिया में हंसाता भी है। और उपन्यास जो होता है वह काल्पनिकता और सामाजिकता तथा स्वाभाविकता के गुणों से परिपूर्ण होता है। यदि उपन्यास लिखा गया है, यदि उपन्यास में इस बात का चित्रण न हो कि वह कहाँ से संबंधित है, तो क्या उपन्यास नवीन जीवन दृष्टि दे सकता है? बिल्कुल भी नहीं दे सकता। क्या उपन्यास सार्थक सहयोग को लेकर आगे बढ़ सकता है? बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकता। उपन्यास अपने नवीन उपादानों को सफल बना सकता है क्या? नहीं बना सकता है। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक बात हमें समझना होगा कि देश काल ही उपन्यास को नवीनता प्रदान करते हैं। यदि उपन्यास में बाजार का चित्रण हो, अर्थात देश क्या है? बाजार है। और काल क्या है? बाजार में घटित घटना है। वातावरण वहाँ का कैसा होगा कि अगल बगल चहल पहल होगी, दुकानें होंगी, फलों की दुकानें होंगी, सब्जियों की दुकानें होंगी, किराना की दुकानें होंगी, कपड़ों की दुकानें होंगी। इस तरह का चित्रण। पक्की सड़क, यदि शहरों का चित्रण है तो पक्की सड़कें होंगी, चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी होंगी। गाँवों का चित्रण है तो पगडंडियाँ होंगी। गाँवों में कच्चे मकान इत्यादि भी मिल सकते हैं, मिलते हैं। और गाँव के लोग सरल होते हैं, सहज होते हैं। गाँवों में एकजुट होकर बैठने की बात है, चौपालों पर बैठेंगे लोग। इसका चित्रण उपन्यास में कर देने से उपन्यास की शोभा अत्यंत बढ़ जाती है। अगला जो तत्व है वह उपन्यास का क्या है? शीर्षक है। सब कुछ तो हो गया और उपन्यास का नाम अच्छा सा न हो तो क्या उपन्यास सही होगा? नहीं। तो उपन्यास का नाम लेखक को सोच समझ कर रखना चाहिए। बिना सोचे समझे उपन्यास का रखा गया नाम एक
श्रेष्ठ नाम नहीं हो सकता, नाम अगर नहीं है तो वह उपन्यास पढ़ा भी नहीं जाएगा। जैसे गोदान हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में इच्छा जागृत होती है कि प्रेमचंद जी का गोदान उपन्यास अर्थात गाय का दान किया गया होगा। देखा जाए तो एक रुचिकर शीर्षक, एक ऐसा नाम जो यूनिक हो, जो हजारों में लाखों में एक हो, जिसे पहचाना जा सके। जैसे हम फिल्म देखते हैं तो जब फिल्म का नाम घातक, घायल, बॉर्डर ऐसा नाम होता है तो हम बिना कहे कहे उन फिल्मों को देखने लगते हैं। अब जब फिल्म का नाम फटा पोस्टर निकला हीरो होगा तो पहले ही जो शिक्षित व्यक्ति है वह फिल्म को देखने से कतराएगा कि जिसका नाम ही अच्छा नहीं है उसका काम कैसा होगा। जैसे शीर्षक से तात्पर्य है नाम। अगर किसी का नाम दुखी राम है तो उस व्यक्ति को देखने के लिए हम उतने ज़्यादा जागृत नहीं होंगे। हम सोचेंगे दुखी नाम है, वैसे ही टूटी फूटी कुटिया होगी और क्या। लेकिन यदि किसी का नाम सुखी राम है तो सोचेंगे कि बहुत धन्ना सेठ होगा, और धन्ना सेठ को चल कर देख लिया जाए। अब नाम में क्या रखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कहते हैं शीर्षक के संदर्भ में कि नाम ही तो है जो हमें एक पहचान देता है। शीर्षक से ही हमारी सफलता निर्भर करती है। यदि किसी का नाम सुखी राम है तो हो सकता है कि उसके पास धन कम हो, किंतु उसका एक सार्थक नाम यदि रख दिया गया है सुखी राम तो धन के मामले में वह गरीब होगा, लेकिन समाज, परिवार, हर क्षेत्र में वह सुखी और संपन्न होगा। लेकिन यदि दुखी राम नाम है तो एक क्षेत्र धन उसके पास बहुत हो सकता है, लेकिन उसे कोई न कोई बीमारी होगी, या वह दूसरों को देखकर अपने आप को असहज महसूस करता होगा, दूसरे के सामने अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता होगा। तो वो जो बात है वह शीर्षक के अंतर्गत आती है, अर्थात नाम, क्योंकि नाम ही हमें बड़ा बनाता है, नाम ही हमें छोटा बनाता है। नरेंद्र, नरोमेंद्र, स्वामी विवेकानंद, आप देखिए कि किस तरह से पहचान बना लिए। वो जो प्रवृत्ति होती है वो शीर्षक के अंतर्गत ही आती है। अब अंतिम जो बात है वो क्या है, उद्देश्य। वह यह है उपन्यास का उद्देश्य निश्चित होना चाहिए। अब उद्देश्य, उपन्यास का उद्देश्य अर्थात उपन्यास किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर लिखा जाए। बिना उद्देश्य के उपन्यास अच्छा नहीं होगा। बिना उद्देश्य के लिखा गया उपन्यास एक सफल उपन्यास की श्रेणी में नहीं आ सकता है, क्योंकि उद्देश्य ही हैं जो उपन्यास को एक नवीन जीवन दृष्टि देते हैं और जीवन की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। जीवन की व्याख्या प्रस्तुत करने के बाद पाठक को नई कला, नवीनता की ओर अग्रसर करने का कार्य करते हैं। तो उपन्यासों में उद्देश्य का होना अत्यंत ही अनिवार्य है। एक विशिष्ट उद्देश्य को लेकर उपन्यास की कहानी आगे बढ़नी चाहिए, जिससे पाठक उस उपन्यास के उद्देश्य से लाभ प्राप्त करे, और लाभ प्राप्त करके वह अपने आप को लाभान्वित करके उस उपन्यास के उद्देश्य के अनुसार अपने जीवन को नवीनता प्रदान कर सके, अपने जीवन को सरलता प्रदान करे और उपन्यास का अनुकरण करते हुए अपने जीवन में परिवर्तन ला सके। समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उन बुराइयों को लेकर लिखे गए उपन्यास आज इतने प्रासंगिक हो गए हैं कि उन उपन्यासों ने सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया है। चाहे गोदान उपन्यास हो, चाहे निर्मला के विधवा विवाह की बात हो, चाहे रंगभूमि हो, कर्मभूमि हो, इन प्रेमचंद के उपन्यासों ने समाज में सुधार लाने का सबसे सफल प्रयास किया है। फणेश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल जो उपन्यास है
जिसमें गांव में विभिन्न टोलियों का वर्णन करके रेणु जी ने गांव की मठाधीशी और गांव में सेठ साहूकारों की जो प्रवृत्ति थी उस प्रवृत्ति से जनता को अवगत कराया, जिसके बाद आप देखते हैं कि जन जागृति हुई और जनता धीरे धीरे एकीकृत होने लगी। जो जाति में, धर्म में और संप्रदाय में बटी हुई थी वो एकजुट होने लगी। इससे फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल उपन्यास के उद्देश्य की प्राप्ति हुई। और अंत में मैं आपसे बताना चाहूँगा कि निष्कर्ष उपन्यास की कहानी का निष्कर्ष भी निकलना चाहिए कि उपन्यास की कहानी प्रारंभ हो, फिर कहानी धीरे धीरे मध्य की ओर बढ़े, फिर इसके बाद अंत की ओर जाए। अर्थात कहानी में निष्कर्ष की जीवन दृष्टि आए कि उपन्यास की जो कहानी है वह आधे पर न खत्म हो। उपन्यास शुरू हुआ और बिना किसी विशिष्ट उद्देश्य की जैसे ही प्राप्ति हुई उपन्यास का अंत हो गया, नहीं। उपन्यास का अंत निष्कर्षात्मक होना चाहिए कि उपन्यास का अंत हुआ तो क्यों हुआ, उपन्यास के अंत होने के कारण क्या क्या है। जैसे राम की कहानी अंत कब हुई, राम पैदा हुए, जब राम की मृत्यु हो गई तब राम की कहानी का अंत हुआ। तो उसी तरह से राम की मृत्यु के बाद निष्कर्षात्मक दृष्टिकोण लेखक को देना चाहिए। निष्कर्षात्मक दृष्टिकोण दे देने से उपन्यास की कला में नवीनता, मौलिकता, सुगठितता आ जाती है और जो उपन्यास को अत्यंत सफल उपन्यास बनाते हैं। तो छात्रों, आज मैंने आपके सामने उपन्यास कला के 8 तत्वों पर आपसे चर्चा की है। चाहे वह आपसे जब प्रश्न पूछे तो वह इस तरह से पूछ सकता है कि उपन्यास की कथा वस्तु क्या होती है, समझाइए, या उपन्यास का पात्र कैसा होना चाहिए और उपन्यास के चरित्र चित्रण पर अपने विचार व्यक्त करिए, या यह कह सकता है कि उपन्यास कला के निम्न तत्वों पर टिप्पणी लिखिए। इसमें से कथा वस्तु और कथानक दे दे, भाषा शैली दे दे, उद्देश्य दे दे। तो आशा है कि आज के बाद आप उपन्यास के इन तत्वों को अच्छे से समझ गए होंगे और परीक्षा में इनसे संबंधित यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसका उत्तर दे सकेंगे। तो छात्रों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो अगली बात पर, अगले विषय पर चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो रविंद्रनाथ ठाकुर के गोरा उपन्यास और रविंद्रनाथ ठाकुर के जीवन परिचय की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।